उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 1857 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिग्रहण एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के निर्माण के लिए किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त रनवे बनाए जाने की योजना है। ये भूमि 14 गांवों में फैली हुई है और इससे लगभग 15,000 किसान प्रभावित होंगे। प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और उन्हें अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने के लिए 1 माह का समय दिया गया है। व्यक्तिगत नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोएडा ऑटो टैक्सी की मनमानी, मीटर न होने से किराया वसूली। नोएडा गौतम बुद्ध नगर में 17,000 से अधिक ऑटो रिक्शा बिना मीटर के दौड़ रहे हैं, जिसके कारण यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। जिले में कुल 27,000 से ज्यादा पंजीकृत ऑटो हैं, जिनमें से 70% से अधिक में मीटर नहीं है। 17,000 जोड़ ऑटो बिना मीटर के। नियमों के अनुसार मीटर लगाना अनिवार्य है। चालक अक्सर 2 से 3 गुना ज्यादा किराया वसूलते हैं। परिवहन विभाग पर भी सवाल, क्योंकि बिना मीटर के ऑटो की फिटनेस भी हो रही है। डीएम के आदेश के बावजूद मीटर लगाने की प्रक्रिया धीमी है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 46 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। ये फेरबदल शासन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी और तेज बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अहम बदलाव, इस तबादला सूची में 3 मंडल आयुक्त और 10 जिलों के जिलाधिकारी डीएम शामिल हैं। हाथरस, बस्ती, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, ललितपुर, श्रावस्ती, रामपुर, बलरामपुर और कौशाम्बी जैसे जिलों के डीएम बदले गए हैं। नई नियुक्तियां, राजेश कुमार को विंध्याचल मंडल का नया आयुक्त बनाया गया है। रूपेश कुमार सहारनपुर मंडल के आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। गुलाब चंद्र महाराजगंज के मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ बनाए गए हैं। सचिन कुमार सिंह अमेठी के नए सीडीओ होंगे। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ और युवा अधिकारियों को नई व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके ने बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी हमला बोलते हुए लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजद पिछले 30-32 सालों से मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उनके हालात नहीं सुधारे। पीके ने मुस्लिम मतदाताओं से अपील की है कि वे बीजेपी का डर दिखाकर वोट मांगने वाली पार्टियों के गुमराह न हों। उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट करने की अपील की है, ताकि गरीबी और बदहाली खत्म हो सके। 8वें वेतन आयोग, कब मिलेगा फायदा और कितनी बढ़ेगी सैलरी? केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इसके सेवा शर्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस -2 को भी अनुमोदित कर दिया है। लागू होने की संभावित तिथि, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में लागू होता है। 7वां सीपीसी 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। कार्यकाल, आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सौंपनी होंगी। सैलरी में बढ़ोतरी, वेतन वृद्धि मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। अगर यह फैक्टर 2.86 रहता है, जिसकी चर्चा है, तो न्यूनतम मूल वेतन मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपीज से बढ़कर 51,480 रुपये तक जा सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इस आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। तुर्की में आयोजित शांति वार्ता, जिसका उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद और सीमा विवादों को हल करना था, बिना किसी ठोस नतीजे के नाकाम हो गई है। पाकिस्तान का आरोप, पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ न हो। ख्वाजा आसिफ का बयान, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी थी कि अगर वार्ता असफल होती है तो खुले युद्ध का विकल्प मौजूद है। इस बयान ने दोनों देशों के बीच संघर्ष की आशंका को और बढ़ा दिया है। अफगान प्रतिक्रिया, तालिबान ने पाकिस्तान के किसी भी हमले पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। दोनों देशों के बीच सीमा पर लगातार झड़पों और पाकिस्तान के हवाई हमलों के कारण पहले से ही गहरा तनाव है। वार्ता की विफलता से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना साझा घोषणापत्र बिहार का तेजस्वी प्रण जारी कर दिया है। गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने इसे दलों और दिलों का संकल्प बताया। मुख्य लुभावने वादे, रोजगार, सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर कानून लाकर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा। बिजली, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। पेंशन, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल करना। महिलाएं, माई बहन मान योजना के तहत
नोएडा पुलिस ने दबोचा डिजिटल लूट करने वाला शातिर बदमाश। नोएडा पुलिस की फेज 2 थाना टीम ने सुनसान जगहों पर चाकू दिखाकर लूटपाट करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लोगों को डराकर उनसे चाकू की नोक पर नकदी लूटने के बजाय उनके मोबाइल से डिजिटल तरीके से पैसे ट्रांसफर करा लेता था। गिरफ्तारी फेज 2 के NSEZ मेट्रो स्टेशन के पास से पकड़ा गया। तरीका: सुनसान जगह पर चाकू दिखाकर डिजिटल लूट, मोबाइल से पैसे ट्रांसफर। बरामदगी: पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन और एक अवैध चाकू बरामद किया है। पुलिस अब इस शातिर बदमाश के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। BSF ने पाकिस्तान बॉर्डर पर मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को पकड़ा। सीमा सुरक्षा बल BSF ने पंजाब स्थित पाकिस्तान बॉर्डर के निकट संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान कबिलास 41 वर्ष के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बरदह थाना क्षेत्र का निवासी है। कबिलास लगभग 2 वर्ष पहले अपने घर से लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज थी। अब सूचना मिलने पर बरदह थाने की पुलिस ने कबिलास के घर जाकर जांच की है। BSF और स्थानीय पुलिस दोनों ही इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि वो व्यक्ति सीमा तक कैसे पहुंचा और उसकी मंशा क्या थी। उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए चलाई जा रही शादी अनुदान योजना के तहत बड़ी राहत मिलने वाली है। समाज कल्याण विभाग ने योजना का दायरा बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। अनुदान राशि में वृद्धि: वर्तमान 20,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। आय सीमा में बढ़ोतरी: पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बदलाव से अधिक आय वर्ग के परिवारों की बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी सहायता मिलेगी। अमेरिका की पूर्व वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी, पारस्परिक टैरिफ नीति विनाशकारी है और इससे अमेरिका अपने सहयोगी देशों को नाराज कर रहा है, जिससे अमेरिका अकेला हो जाएगा। रायमोंडो का मत: भारत पर टैरिफ लगाना गलत था। सलाह: अमेरिका को यूरोप और एशिया के देशों, खासकर भारत के साथ मजबूत आर्थिक रिश्ते बनाए रखने चाहिए। ट्रंप प्रशासन ने पहले भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया था, जिसका आंशिक कारण रूस से तेल खरीद को बताया गया था। पूर्व अधिकारी के अनुसार ये नीति उल्टे उन्हीं पर भारी पड़ रही है। शमी का कड़ा संदेश: 2 मैचों में 15 विकेट। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी फॉर्म और फिटनेस का दमदार सबूत पेश किया है। उन्होंने सिर्फ 2 मैचों में कुल 15 विकेट चटकाकर भारतीय चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर को सीधा संदेश दिया है। अगरकर ने हाल ही में शमी की फिटनेस पर सवाल उठाते हुए उन्हें भारतीय टीम में वापसी से पहले ज्यादा मैच खेलने की सलाह दी थी। इसके जवाब में शमी ने गुजरात के खिलाफ एक मैच में 8 विकेट, एक पारी में 5 विकेट सहित शानदार प्रदर्शन किया। शमी के इस धमाकेदार प्रदर्शन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में उनकी वापसी की दावेदारी को मजबूत कर दिया है और चयनकर्ताओं पर दबाव बढ़ा दिया है। टाटा कैपिटल का शानदार प्रदर्शन: 1,097 करोड़ रुपए मुनाफा। टाटा समूह की NBFC कंपनी टाटा कैपिटल ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही ऑन Q2 FY26 के शानदार नतीजे जारी किए हैं। शुद्ध मुनाफा: कंपनी का समेकित शुद्ध मुनाफा 1,097 करोड़ रुपए रहा, जो साल दर साल YoY आधार पर 2% की वृद्धि दर्शाता है। कुल कमाई ऑपरेशनल इनकम: कंपनी की परिचालन आय लगभग 8% बढ़कर 7,737.18 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। अन्य सुधार: कंपनी ने अनसिक्योर्ड रिटेल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी, परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार के रुझान दर्ज किए हैं। इन मजबूत नतीजों के बाद कंपनी के शेयर रिकॉर्ड हाई के पास पहुंच गए हैं, जिससे निवेशकों में उत्साह है। सीतापुर में एक शिक्षिका से मोबाइल छीनने के बाद शातिर बदमाशों ने उनके खाते से 92,000 रुपये का डिजिटल ट्रांजैक्शन कर लिया। यह घटना मोबाइल छीनकर तुरंत वित्तीय धोखाधड़ी करने के बढ़ते चलन को दर्शाती है। पुलिस अब इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और उन्हें अपराधियों तक पहुंचने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR से महत्वपूर्ण सुराग मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि CDR के आधार पर पुलिस जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। ये मामला बताता है कि अपराधी अब केवल भौतिक लूट ही नहीं, बल्कि मोबाइल के जरिए डिजिटल फ्रॉड को भी अंजाम दे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान मौथा आज मंगलवार 28 अक्टूबर शाम या रात तक आंध्र प्रदेश तट से टकराएगा।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार ये तूफान मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास लैंडफॉल करेगा। तीव्रता: लैंडफॉल के समय हवा की गति 90-110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। चेतावनी: तटीय क्षेत्रों में 2 से 4.7 मीटर तक ऊंची समुद्री लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है। तैयारी: काकीनाडा सहित कई तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी है। प्रशासन ने निचले इलाकों से लगभग 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और NDRF SDRF की टीमें तैनात हैं। तूफान के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। साल 2025 के सबसे शक्तिशाली तूफान कैटेगरी 5 हरिकेन मेलिसा के केंद्र आई ऑफ द स्टॉर्म में US एयरफोर्स रिजर्व की एक टीम ने विशेष विमान उड़ाया। हरिकेन हंटर्स नामक इस टीम ने तूफान के अंदर का दुर्लभ और भयावह वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। वीडियो में तूफान की शांत आंख के चारों ओर बादलों की ऊंची दीवारें दिखती हैं, जिसे स्टेडियम इफेक्ट कहा जाता है। ये फुटेज राष्ट्रीय हरिकेन केंद्र के लिए तूफान की तीव्रता और मार्ग का सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करने हेतु लिया गया। मेलिसा इस समय 280 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से जमैका की ओर बढ़ रहा है और रिकॉर्ड में जमैका से टकराने वाला ये सबसे शक्तिशाली तूफान साबित हो सकता है। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के चलते 29 अक्टूबर को शाम 6 बजे से रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा, जो 31 अक्टूबर की सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह प्रतिबंध मुख्य रूप से भारी मालवाहक वाहनों, ट्रक, DCM के प्रवेश पर लागू होगा, जिससे लखनऊ और गोरखपुर की ओर जाने वाले इन वाहनों को अयोध्या बस्ती 4 लेन से वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा। प्रभाव: लखनऊ और अयोध्या शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। वैकल्पिक मार्ग: लखनऊ से आने वाले भारी वाहनों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। छूट: आवश्यक सेवाओं एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यातायात पुलिस ने तीर्थयात्रियों की सुविधा और भीड़ को देखते हुए ये व्यवस्था लागू की है।